नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वन नोट क्लासेज में। मैं ललित कुमार। आज हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड ज्योग्राफी का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश और देशांतर। ठीक है, पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे और अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हम बनाते हैं पृथ्वी की आकृति। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया बीच में भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री और ये भी मकर रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, ये इसको बोलते हैं प्रधान यामोत्तर या फिर ग्रीनविच रेखा। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। जो हम ये बांटते हैं इस तरीके से, जो ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं आती हैं उनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। उनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये 0 डिग्री है, ये उत्तर है नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, और ये लास्ट में, सबसे लास्ट में होती है 90 डिग्री। ठीक है, लास्ट में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं अपन, जो ये वाला होता है, ये वाला जो एरिया, इसको बोलते हैं आर्कटिक वर्ग, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, और जो इसके नीचे का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ये दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हम अक्षांश, इस पृथ्वी में जो अक्षांश होते हैं उसको इसमें अध्ययन किया है। और जो पूर्व से पश्चिम, ये क्या हो गया? पूर्व हुआ और ये पश्चिम हो गया 0 डिग्री। ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। अक्षांशीय रेखा किसको कहा गया है? अक्षांशीय रेखा। उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा वाली रेखा है। ठीक है, देशांतरी क्या होता है? देशांतरीय रेखा पूर्व से पश्चिम, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम
को जाने वाली रेखा या मिलाने वाली रेखा, ठीक है, रेखाएं, इनको क्या कहते हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी की गतियां, मूवमेंट ऑफ अर्थ, टॉपिक आता अपना पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी किस तरीके से गति करती है और क्या क्या कारण होते हैं, और गति करने से उन पे पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव को अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। ये हम एक चित्र बनाते हैं यहाँ पे। पृथ्वी की गतियों में सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये इसके केंद्र में क्या है? ये सूर्य है। मैं अभी एक रूपरेखा बना लेता हूँ। पृथ्वी की गति किस तरीके की होती है और उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। ये इसकी क्या होगा? ग्रीनविच का 0 डिग्री रेखा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब हम अध्ययन करते हैं। ये क्या हुआ? सूर्य, सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तो हमने सुना ही है और पढ़ा भी है, ठीक है। और चारों ओर चक्कर लगाने से क्या पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसकी गतियों से सूर्य द्वारा पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव को हम इसमें देखेंगे। जब सूर्य की सीधी किरणें 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो इस टाइम कौन सा महीना होता है? 21 जून का महीना होता है इस टाइम पे, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। इस कंडीशन में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, शीत ऋतु, ठीक है। क्योंकि जो सूर्य की सीधी किरणें वो नॉर्थ गोलार्ध पे पड़ रही है, तो इसमें जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, पृथ्वी पे जो कर्क रेखा होती है, इस पे और भूमध्य रेखा पे सीधा और कुछ आंशिक तिरछा सूर्य की किरणें पड़ती है, तो वहाँ पे ज़्यादा क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु। इसी तरह से ही अगर हम जब पृथ्वी जब पृथ्वी 21 सितंबर का पृथ्वी पर 21 सितंबर का टाइम होता है, तो साउथ पोल
सूर्य की दिशा में सीधा होता है, तो साउथ पोल पर क्या होता है, साउथ पोल पर ग्रीष्म ऋतु और नॉर्थ पोल पर क्या होता है, शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु। जब ये महीना, जब पृथ्वी इधर आती है तो ये महीना होता है 22 दिसंबर का। ठीक है, 22 दिसंबर का। इसमें जो सूर्य की सीधी किरणें होती है वो साउथ पोल पर होती है। किस पे होती है, साउथ पोल। सूर्य की सीधी किरणें साउथ पोल पर होती है। तब साउथ पोल में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। और नॉर्थ पोल पर क्या होता है, शीत ऋतु। ठीक है, और ये टाइम होता है अपना शीत ऋतु, और ये टाइम होता है 22 दिसंबर का। ठीक है, कब का टाइम होता है, 22 दिसंबर को। इस स्थिति में आते हैं तो क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें नॉर्थ पोल पर पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ती है, नॉर्थ पोल पर। तो इस टाइम ग्रीष्म ऋतु कहाँ पे होती है, नॉर्थ पोल पर, ग्रीष्म ऋतु। और साउथ पोल पे क्या होता है, शीत ऋतु। ठीक है, 23 जो सॉरी 23 सितंबर, ये 23 सितंबर को जब सूर्य की सीधी किरणें साउथ पोल पर या मकर रेखा पर पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, विषु। क्या बोलते हैं, विषु, इक्विनॉक्स। और यही स्थिति जब पृथ्वी सूर्य के इस दिशा में होती है तो 21 मार्च, 21 मार्च को क्या होता है, इक्विनॉक्स या विषु। मतलब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च को सीधी पड़ती है। और यहाँ पे इस स्थिति में 23 सितंबर को। ठीक है, कब पड़ती है, एक मिनट, तेईस सितंबर को। ठीक है, तब क्या होता है, बसंत होता है। ठीक है, तब क्या होता है यहाँ पे, जो इस स्थिति में बसंत ऋतु आती है। ठीक है, इसमें शरद ऋतु आती है। तो ये क्या हुआ, हमने पृथ्वी की गति को विस्तार से समझा है कि विश्व कब होता है, और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है तो सूर्य के सीधा प्रकाश साउथ पोल पर कब पड़ता है और नॉर्थ पोल पे कब पड़ता है। ठीक है, 21 जून में कहाँ पे सीधी किरणें पड़ती है और 23 सितंबर को कहाँ पे सीधी किरणें पड़ती है। तो ठीक है, ये पृथ्वी की क्या है, ये कक्षाएं होती है इसको। ठीक है, तो इसको हमने 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है। विषुव में क्या होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं। विषुव, विषुव में क्या होता है, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होती है। ठीक है, दिन और रात क्या होता है, बराबर होती है। ये विश्व कब कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है,
21 मार्च और 23 सितंबर को विश्व होता है। ठीक है, वर्ष भर रात और दिन भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। ठीक है, कब होते हैं? जब सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर होती है तो दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है। ये फैक्ट है। ठीक का दिन होता है। ठीक है, कुछ फैक्ट पढ़ते हैं हम। हमने पढ़ लिया कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। ठीक है, और सबसे उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता। ठीक है, हमने पढ़ा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होने के कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन कब होता है? मौसम में परिवर्तन का क्या कारण है? ठीक है, परिवर्तन का कारण ये होता है, पहला पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर एक मिनट पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एक मिनट लगाना। ठीक है, पहला कारण तो ये होता है। ठीक है, और दूसरा कारण होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। ठीक है, ये दोनों कारण क्या है? मौसम में परिवर्तन के, पृथ्वी और मौसम में परिवर्तन के कारण। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये क्या हुआ? कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। तो मकर रेखा पर क्या है कि सूर्य की किरणें ज़्यादा सीधी पड़ रही है। तो इस समय क्या होगा कि जो कर्क रेखा वहाँ पे सर्दी होगी और मकर रेखा वहाँ पे गर्मी होगी। ठीक है, इसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो 21 जून का समय होता है, सूर्य की सीधी किरणें नॉर्थ पोल पे होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो जो सीधी किरणें होती है वो कर्क पे पड़ती है और मकर रेखा पे क्या होता है? सर्दी होती है। तो 23 डिग्री झुकाव होने के कारण ही मौसम में, पृथ्वी में
पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है। उपसौर क्या होता है, हम पढ़ते हैं उपसौर। उपसौर किसको बोलते हैं? पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, ठीक है, दूरी पर होती है, उसको क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। ये कब होता है? ये 3 जनवरी को होता है। ठीक है, 3 जनवरी को होता है अपसौर। अपसौर किसको कहते हैं? एपी हेलियन। जब जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है, अधिकतम दूरी पर होती है, उसको उपसौर कहते हैं। ठीक है, उसको अपसौर कहते हैं। ठीक है, ये कब की कंडीशन होती है? ये 4 जुलाई की, 4 जुलाई को ये अपसौर होता है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि समर सोलिस्टिस कब होता है, मतलब ग्रीष्म अयनांत, समर सोलिस्टिस ये होता है 21 जून को, मतलब इसका मतलब होता है कि जो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं, वो क्या होता है? सूर्य की जो सीधी किरणें होती है वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, और उस दिन क्या होता है? दिन और रात क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, दोपहर में आपकी छाया 21 जून को सबसे छोटी होती है। इस दिन क्या होता है? छाया होती है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, क्या होता है? छाया सबसे छोटी होती है। वार्षिक तापांतर क्या होता है? वार्षिक तापांतर किसको कहते हैं? जब भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। कहने का मतलब है कि वार्षिक तापांतर का मतलब होता है कि ताप में अंतर, कहाँ ज़्यादा गर्मी हो रही है और कहाँ ज़्यादा ठंड हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तापांतर होता है वो कहाँ होता है? कर्क रेखा, सॉरी, ध्रुवों पर तापांतर सबसे अधिक होता है। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा ताप में अंतर होता है। कभी कभार माइनस में 20 डिग्री पहुंच जाता है और कभी कभार गर्मियों में -20 डिग्री, और कभी कभार प्लस गर्मियों में
सर्दियों में -20 डिग्री और गर्मियों में प्लस के 20 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दूर ऊपर क्या होता है और सबसे कम तापांतर होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है, एक और हम फैक्ट पढ़ते हैं कि प्रधान जो यामोत्तर होती है, प्रधान यामोत्तर रेखा तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु किसको कहा गया है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ये प्रधान यामोत्तर रेखा था विश्व रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु अटलांटिक महासागर में। एक और हम फैक्ट पढ़ते हैं कि सूर्योदय सूर्योदय की पहली किरण भारत के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व यामोत्तर पर दिखाई देती है। ठीक है, एक और फैक्ट, ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती। ठीक है, ये हमने सारा क्या पढ़ लिया है? अक्षांशीय देशांतरी रेखाएं और पृथ्वी की गतियां, कि कब कब क्या होता है, पेरिहीलियन क्या होता है, अपीलियन, अपसोर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर स्थित देश, विषुवत रेखा पर स्थित देश। ठीक है, पहला है साओ टोम और प्रिंसिप। साओ टोम और प्रिंसिप, ये क्या है कि प्रशांत महासागर में। कांगो गणराज्य। तीसरा युगांडा। चौथा सोमालिया। पांचवा इंडोनेशिया। छठा है इक्वाडोर। सातवां है ब्राजील। आठवां जापान। नौवां लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो।
10वां है केन्या, 11वां है मालदीव और 12वां है किरीबाती। एक और बचा है, कितने देश हैं? 13 देश। एक और बचा है, 13वां है कोलंबिया। ठीक है, कौन सा? कोलंबिया। कौन कौन से देश हैं हम दोबारा रिपीट करते हैं। साओ टोम और प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबॉन, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, केन्या, मालदीव और किरीबाती। ये विषुवत रेखा पर आने वाले देश है। 13 देश क्या है? विषुवत रेखा पर आते हैं। ठीक, कर्क रेखा पर कितने देश आते हैं? कोई कमेंट करेगा कर्क रेखा पर कितने आते हैं? कर्क रेखा पर 18 देश आते हैं। कितने आते हैं? 18 देश आते हैं। पहला है हवाई द्वीप, दूसरा है बहामास, तीसरा है मोरिटानिया, चौथा है अल्जीरिया, पांचवा है लीबिया, छठा है मिस्र, सातवां है भारत, आठवां है म्यांमार, नौवां है ओमान, 10वां है मैक्सिको, 11वां माली, 12वां नाइजर, 13वां है चाड, 14वां है सऊदी अरब, 15वां है संयुक्त अरब अमीरात, 15वां गया। 16वां है बांग्लादेश, 17वां चीन, 18वां ताइवान। ठीक है, तो 18 देश हो गए जो कर्क रेखा पर आते हैं। हवाई, लीबिया, ओमान, बाहामास, मिस्र, मैक्सिको, मॉरिटानिया, भारत, माली, अल्जीरिया, म्यांमार, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। ठीक है, ये 18 देश हो गए जो कर्क रेखा पर आते हैं। अब मकर रेखा पर आने वाले देश। मकर रेखा पर आने वाले देश। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है ब्राज़ील, दूसरा है पराग्वे, तीसरा है अर्जेंटीना, चौथा है चिली, पांचवा है फ्रेंच पोलिनेशिया, ये किसका? फ्रांस का देश है। 6 है बोत्सवाना, छठे नंबर पे है बोत्सवाना, 7वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, 8वें नंबर पर है मेडागास्कर,
गास्कर। 90वें नंबर पर है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक। 10वें नंबर पर आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। 11वें नंबर पे आता है टोंगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मकर रेखा पे आने वाले कौन कौन से देश हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पे आते हैं। मकर रेखा पे आने वाले देशों का उत्तर से पूर्व से पश्चिम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पूर्व से पश्चिम में आने वाले देशों के नाम बताइए। किसी भी तरीके से वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। और 12वां है नामीबिया। तो मकर रेखा पर कितने देश आते हैं, 12 कंट्रीज आते हैं, ठीक है। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। ये हमने क्या पढ़े, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पे आने वाले कंट्रीज के नाम, ठीक है। ऐसे कौन से देश है जो तीनों रेखाओं में आते हैं, ठीक है, ये भी हम देखते हैं। या फिर ऐसे कौन से जो देश है जो 2 रेखाओं के अंदर आते हैं, और ऐसे कौन से वो है जो एक भी रेखा के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो ब्राज़ील क्या है कि दोनों रेखाओं के अंदर आता है। ब्राज़ील मकर रेखा में भी आता है और भूमध्य रेखा में भी, विषुवत रेखा में भी ब्राज़ील आता है, ठीक है। अब हम आगे फैक्ट पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट कौन सा जल डमरू मध्य है। कौन सा है, बेरिंग जल डमरू। कौन सा है, बेरिंग जल डमरू, या इंग्लिश में कहते हैं इसको स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। भू प्रॉपर्टी पे कौन सा पदार्थ कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है। भू प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पदार्थ वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है, ऑक्सीजन। कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। कितना पाया जाता है, 46.60%। इसके अलावा हम एक और फैक्ट पढ़ते हैं कि 0 डिग्री देशांतर, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा कौन से देशों से होकर निकलती है, ठीक है। यह है पहला यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन या इंग्लैंड। दूसरा है फ्रांस।
तीसरा है स्पेन, चौथा है अल्जीरिया, पांचवा है माली, छठा है बुर्किना फासो, सातवां है टोगो, आठवां है घाना और नौवां अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। तो ये 9 देश है वो क्या करते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया गया है। और इस देशांतर रेखा के ऊपर आने वाले कौन कौन से देश हैं, 9 देश है वो कौन कौन से हैं, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये हमने पढ़े कि पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है इस टॉपिक को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।